कर्म करो मत बैठे रहो, हाथ की लकीरों पर दिया जीवन ऊपर वाले ने, सिखलाया विज्ञान ने जीना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी हब 890 पर। मेरा नाम तो अब तक याद हो ही गया होगा, अगर नहीं याद है तो फिर से बता देती हूँ। मेरा नाम है आभा प्रजापति। अब शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें आगे के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने प्रश्नोत्तर संख्या 3 तक चर्चा कर ली थी पिछले वीडियोज में। अब प्रश्नोत्तर संख्या 4 को देखते हैं। लॉस की केंद्रीय स्थानों की थ्योरी का समालोचनात्मक विवरण दीजिए। उत्तर, जर्मन अर्थशास्त्री अगस्ट लॉस ने क्रिस्टालर के केंद्र स्थल सिद्धांत में संशोधन करके 1954 में नए ढंग से प्रस्तुत किया। क्रिस्टालर की तरह लॉस ने भी माना कि सभी दिशाओं में समान पहुंच तथा सम घनत्व वाले सीमा रहित मैदानी प्रदेश में केंद्र स्थलों की व्यवस्था त्रिभुजाकार रूप में होती है और उनके सेवा क्षेत्र की आकृति षट्भुजीय हेक्सागोनल होती है। लॉस ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में कृषि ग्रामों या पूर्वों को लघुतम अधिवास इकाई माना है। लॉस द्वारा प्रतिपादित केंद्र स्थल सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, षट्भुजाकार सेवा क्षेत्र, हेक्सागोनल सर्विस एरिया। लॉस ने मांग और पूर्ति की व्याख्या करके किसी वस्तु या सेवा के लिए निर्मित होने वाले स्थानिक मांग शंकुओं का निर्धारण किया है और बताया है कि षट्भुजाकार बाजार क्षेत्र ही सर्वोत्तम आकृति है, क्योंकि इसके अंतर्गत ही क्रय शक्ति के वितरण में एकरूपता पाई जा सकती है। सेवा क्षेत्र के षट्भुजीय व्यवस्था के द्वारा उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा की प्राप्ति के लिए यथासंभव न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ेगी और साथ ही उत्पादकों को स्वतंत्र इकाइयों के अधिकतम संख्या में अवस्थित होने से अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। नंबर 2, परिवर्ती का मूल्य, वेरिएबल के वैल्यू। लॉस ने क्रिस्टालर के स्थिर का मूल्य के स्थान पर परिवर्ती का मूल्य को माना है। लॉस के अनुसार का मान स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। उन्होंने समान रूप से वितरित केंद्र स्थलों तथा उनके सेवा क्षेत्रों से संबंधित सभी संभव का मूल्यों को एक साथ प्रयोग किया है और विभिन्न कार्याधारों थ्रेशोल्ड वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए यथासंभव वैकल्पिक आकार वाले सेवा क्षेत्रों का निर्धारण किया। अतः लॉस ने केंद्र स्थल सिद्धांत को लचीला का मूल्य का सिद्धांत, रिलैक्स्ड के वैल्यू प्रिंसिपल या परिवर्ती का पदानुक्रम, वेरिएबल के हायरार्की भी कहा है। यदि समान वितरण वाले मैदान के किसी एक बिंदु पर विभिन्न आकारों वाले षट्भुजों को अध्यारोपित करके उन सभी जालों को उस बिंदु को केंद्र मानकर इस प्रकार घुमाया जाए कि प्रत्येक षट्भुजीय जाल के अंतर्गत अन्य केंद्रों का सर्वाधिक मिलान हो सके, तो विभिन्न का मूल्य ज्ञात किए जा सकते हैं। बदलती दशाओं के अनुसार का मूल्य बदलता रहता है, जो 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16, 19 और 21 में से कोई भी हो सकता है। षट्भुजीय सेवा क्षेत्र के कई प्रतिरूप दिए गए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि स्थानीय दशाओं तथा उनके आकार में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप षट्भुजीय बाजार क्षेत्रों के विन्यास में भी परिवर्तन हो जाता है। जिनमें K7, K13 और K19 की दशाएं अधिक स्पष्ट और ग्राह्य हैं, क्योंकि इन दशाओं में प्रत्येक आश्रित अधिवास किसी एक केंद्र स्थल के बाजार क्षेत्र के अंतर्गत है और वह कई केंद्र स्थलों पर निर्भर नहीं है। नंबर 3, विशिष्टीकृत सिद्धांत, स्पेशलाइज्ड प्रिंसिपल। लॉस का केंद्र स्थल सिद्धांत विशिष्टीकृत प्रकार का है, जो विभिन्न केंद्रों के बीच परिवहन मार्गों की व्यवस्था पर आधारित है। सेवा क्षेत्रों के निर्धारण के लिए लॉस ने लघुतम श्रेणी की वस्तु या सेवा को आधार बनाया है, जो अत्यंत स्थानीय, अधिकतम सर्वसुलभ और निम्नतम कार्याधार वाली होती है। इस प्रकार लॉस के समान रूप से वितरित कृषि ग्रामों या पूर्वों वाले विस्तृत मैदानी भाग में सबसे पहले ऐसे केंद्रीय ग्रामों
की खोज की जो संपूर्ण प्रदेश में त्रिभुजाकार षड्भुजाकार व्यवस्था के अंतर्गत स्थित हैं। ऐसे प्रत्येक ग्राम में लघुतम श्रेणी की वस्तु पाई जाती है जिसका व्यापार क्षेत्र षड्भुजीय होता है। लॉस ने उस लघुतम श्रेणी वाली वस्तु या सेवा को जो प्रत्येक केंद्रीय भाग में पाई जाती है प्रथम श्रेणी की वस्तु कहा है और उसे वस्तु संख्या 1 से व्यक्त किया है। प्रथम श्रेणी की वस्तु से अधिक कार्याधार वाली वस्तु को वस्तु संख्या 2 और द्वितीय श्रेणी की वस्तु से अधिक कार्यभार वाली वस्तु को वस्तु संख्या 3 से प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार बढ़ते कार्याधार के अनुसार वस्तु की क्रम संख्या बढ़ती जाती है जो वस्तु संख्या n तक हो सकती है। इस प्रकार विभिन्न केंद्र स्थलों के पदानुक्रम का निर्धारण उनमें उपलब्ध वस्तुओं या सेवाओं के कार्याधार के अनुसार होता है। लॉस के अनुसार केंद्रीय ग्रामों में से कुछ केंद्रों पर उच्चतर श्रेणी की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं जिनमें उन्हें उच्च पदानुक्रम प्राप्त होता है। जिस केंद्र पर उच्चतम कार्याधार वाली वस्तु या सेवा उपलब्ध होती है वह इस अधिवास तंत्र का बृहत्तम केंद्र होता है और इसमें अधिकांश वस्तुएं एवं सेवाएं उपस्थित होती हैं। नंबर 4 प्रखंडात्मक भिन्नता सेक्टोरियल डिस्पैरिटी। लॉस द्वारा प्रस्तावित मॉडल में बृहत्तम नगर के षड्भुजीय प्रदेश को 6 समान खंडों में बांटा जा सकता है केंद्र बिंदु से 60 डिग्री के कोण पर। इनमें से प्रत्येक प्रखंड में केंद्र स्थलों का प्रतिरूप समान प्रकार का होता है किंतु इन प्रखंडों के अंदर कुल वस्तुओं या सेवाओं की संख्या, उपलब्ध वस्तुओं के प्रकार, सेवा क्षेत्र की संख्या, आकार आदि में भिन्नताएं भी पाई जा सकती हैं। इस अधिवास में यदि प्रत्येक प्रखंड को 2 समान भागों में केंद्र से 30 डिग्री के कोण पर विभक्त किया जाए तो यह भी हो सकता है कि एक उपखंड में अपेक्षाकृत कम विकसित केंद्र स्थित हों। ऐसे उपखंडों को क्रमशः नगराधिक प्रखंड और नगराज्य प्रखंड की संज्ञा दी गई है। आलोचना। लॉस के केंद्रीय स्थल की सिद्धांत की निम्नलिखित आलोचनाएं हैं। नंबर 1 लॉस का सिद्धांत सामान्यीकृत होते हुए भी जटिल है। नंबर 2 इस सिद्धांत में लागत तत्व को ध्यान में नहीं रखा गया है। नंबर 3 इसमें सामयिक परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया है। नंबर 4 यह औद्योगिक उत्पादन के स्थानीयकरण की व्यवस्था में सहायता प्रदान नहीं करता है। इस प्रकार लॉस का केंद्रीय स्थल सिद्धांत जटिलता एवं आलोचनाओं के बाद भी वास्तविकता के सर्वाधिक करीब है तथा क्रिस्टालर के सिद्धांत की तुलना में अधिक उपयुक्त एवं लोकप्रिय। ये लॉस का केंद्र स्थल सिद्धांत का डायग्राम है षड्भुजीय आकार का। ये रहा। भूगोल की यही सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसमें डायग्राम बनाना कंपलसरी होता है। प्रश्न संख्या 5 सीमाओं और सीमांतों की परिभाषा दीजिए और उनमें विभेद कीजिए। ज्यामितीय सीमाओं का उचित उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। उत्तर बाउंड्री जिसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में सीमा है की उत्पत्ति अंग्रेजी के बाउंड शब्द से हुई है जिसका अर्थ है बांधना अथवा सीमित करना, अर्थात जो एक राजनीतिक इकाई को सीमाबद्ध करती है। सीमाएं राज्य की सार्वभौमिकता अथवा राज्य के अधिकतर क्षेत्र को स्पष्ट करती हैं। प्रोफेसर ए मूडी के अनुसार सीमा उस क्षेत्र को निर्धारित करती है जिसमें राज्य का आंतरिक संगठन विकसित होता है तथा जिसके सहारे अन्य राज्यों के संगठनों का विकास होता है। प्रोफेसर कॉर्लसन के अनुसार अंतरराष्ट्रीय सीमा की व्याख्या करते हुए लिखा है एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा वह रेखा है जो क्षेत्र की बाहरी सीमा निर्धारित करती है जिसमें राज्य का शासन होता है। सीमांत फ्रंटियर शब्द की उत्पत्ति इन फ्रंट शब्द से हुई है। फ्रंटियर या सीमांत शब्द किसी निश्चित रेखा के लिए नहीं अपितु क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको अनेक नामों से संबोधित किया जाता है जैसे अग्र प्रदेश, फोरलैंड, सीमा प्रदेश, बॉर्डरलैंड, तटस्थ क्षेत्र, न्यूट्रल जोन, मानव रहित क्षेत्र, नो मैंस लैंड, संक्रांति प्रदेश, ट्रांजिशनल जोन आदि। प्रेस्कॉट के अनुसार सीमांत क्षेत्र के 2 अर्थ हो सकते हैं तथा प्रत्येक अर्थ में सीमांत को एक क्षेत्र के रूप में समझा जा सकता है। नंबर 1 2 राज्यों के मध्य का राजनीतिक भाग। नंबर 2 एक ही राज्य के घने बसे क्षेत्र से परे निर्जन क्षेत्र।
गोबलेट के अनुसार सीमांत वह भौगोलिक क्षेत्र है जहां उसके विस्तार के विरुद्ध प्रतिरोध संबंधी शक्तियां निष्क्रिय होकर स्थिर हो जाती हैं। क्रिस्टोफ के अनुसार सीमांत एक विस्तृत क्षेत्र है जो राज्य के पृष्ठ प्रदेश का अग्र प्रदेश है। डी ब्लिज के अनुसार सीमांत राजनीतिक इकाई के समन्वित क्षेत्र के बाहर विस्तृत एक राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें राजनीतिक इकाई का विस्तार हो सकता है। सीमांत एवं सीमाओं में अंतर। सीमांत एक क्षेत्र है जो राज्य के बसे हुए क्षेत्र के अग्रभाग अथवा पृष्ठ प्रदेश में विस्तृत हो, जबकि सीमा किसी राज्य क्षेत्र को आबद्ध करती है। सीमांत राज्य के केवल एक क्षेत्र में विस्तृत हो सकता है, जबकि सीमा राज्य को चारों ओर से बांधने का कार्य करती है। प्रोफेसर ए मूडी के अनुसार सीमांत की क्षेत्रीय तथा सीमाओं की रेखात्मक प्रकृति होती है। सीमांत एवं सीमा में अंतर को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, सीमांत प्राकृतिक एवं सीमाएं कृत्रिम होती हैं। नंबर 2, सीमांत बाह्यमुखी एवं सीमाएं अंतर्मुखी होती हैं। नंबर 3, सीमांत अपकेंद्रीय बल उत्पन्न करते हैं जबकि सीमाएं अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न करती हैं। नंबर 4, सीमांत संयुक्तक तत्व के रूप में होते हैं जबकि सीमाएं विच्छेदक तत्व के रूप में होती हैं। नंबर 5, प्रकृति में सीमांत ऐतिहासिक तत्व हैं जबकि सीमाएं वर्तमान समय से संबद्ध होती हैं। नंबर 6, सीमांत का क्षेत्रीय विस्तार होने के कारण इसमें प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध होते हैं, जबकि सीमा मात्र रेखा होने के कारण न साधन होते हैं और न ही जनसंख्या। नंबर 7, सीमांत चाहे भौतिक, सांस्कृतिक, भाषाई तथा धार्मिक ही क्यों न हो का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। इसकी विशेषताएं व कार्य समाप्त नहीं हो सकते, जबकि सीमाएं निकटवर्ती राज्यों के शक्ति समायोजन के प्रत्येक परिवर्तन में बदलती रहती हैं। रेडजेल नंबर 8, रेडजेल के अनुसार सीमांत प्रदेश वास्तविकता है जबकि सीमा रेखा उसका संक्षिप्त रूप है। ज्यामितीय सीमाएं, जियोमेट्रिक बाउंड्रीज। विश्व में अनेक सीमाओं का आधार मात्र रेखाएं हैं। ज्यामितीय सीमाओं के निम्नलिखित 4 स्वरूप हैं। नंबर 1, देशांतर के सहारे उत्तर दक्षिण में विस्तृत। नंबर 2, अक्षांश के सहारे पूर्व पश्चिम में विस्तृत। नंबर 3, 2 बिंदुओं के मध्य निम्नतम दूरी को मिलाने वाली रेखा। नंबर 3, नदी अथवा समुद्र तट के समान दूरी पर अंकित सीमाएं। विश्व में अनेक ज्यामितीय सीमाएं जैसे देशांतर के सहारे अंकित अलास्का कनाडा सीमा जो 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर के सहारे विस्तृत है। अक्षांशीय सीमाओं में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य की सीमा 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे है। इसी प्रकार मैक्सिको संयुक्त राज्य की सीमा तृतीय प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करती है। गेम्बिया की सीमा गेम्बिया नदी से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अफ्रीका में ज्यामितीय सीमाएं सबसे अधिक हैं। अफ्रीका में इस प्रकार की सीमाओं की अधिकता का कारण सीमा निर्धारण की शीघ्रता एवं क्षेत्रीय ज्ञान की कमी रहा है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश सीमाएं उपनिवेशक शक्तियों द्वारा निर्धारित की गई हैं। उत्तरी अफ्रीका में सीधी रेखात्मक सीमाओं की अधिकता है। अक्षांश के सहारे सीमांकन में यह कठिनाई होती है कि अक्षांश में तनिक घुमाव होता है तो उसे उसी रूप में अंकित नहीं किया जा सकता। कनाडा संयुक्त राज्य के मध्य 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश में दूरियों को सीधी रेखा से जोड़कर इस समस्या का समाधान किया गया है। ये देखिए डायग्राम है अफ्रीका का, जहां पर ज्यामितीय सीमाएं सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रदेश से क्या तात्पर्य है? प्रादेशिक परिसीमन की थीसियन बहुभुज विधि का वर्णन कीजिए। इसमें सबसे पहले तो प्रदेश का अर्थ बताएंगे परिभाषा सहित। दूसरा पार्ट है थीसियन बहुभुज मेथड। उत्तर, प्रदेश भूगोल में एक गतिशील संकल्पना है। इसे भूगोलविदों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। 19वीं शताब्दी के अंत में विडाल डी ब्लास ने समान प्राकृतिक व सांस्कृतिक क्षेत्र को पेज के नाम से संबोधित किया है। ऐसी समरसता का क्षेत्र जहां प्राकृतिक व सांस्कृतिक दृश्य वस्तुएं अथवा घटनाएं समांगी बनी है प्रदेश कहलाता है। हर्बर्टसन
1905 ने विश्व को जलवायु विशेषताओं के आधार पर वृहद प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया है। ये वृहद प्रदेश नियतिवादिता से संबंधित थे। लघु भौगोलिक प्रदेशों में चाहे सर्वांगीण विषमता न हो, किंतु उनका विशिष्ट व्यक्तित्व, वहाँ की संरचना, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, कृषि, खनिज, औद्योगिक संसाधन, अधिवास और जनसंख्या वितरण से स्पष्ट होता है। हर्टशोन 1959 के अनुसार भूगोल के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की सतह के परिवर्तनशील स्वरूप का क्रमबद्ध और तर्कसंगत विवरण तथा निर्वचन करना है। भूगोलवेत्ता का मुख्य ध्येय पृथ्वी की सतह पर दृश्य वस्तुएं किस प्रकार वितरित हैं, क्षेत्रों की प्राकृतिक व सांस्कृतिक आकृतियां किस प्रकार व कहाँ-कहाँ समान तथा असमान हैं, विभिन्न स्थानों पर दृश्य सामग्री भिन्न भिन्न कैसे बनी और सामान्यतः के लिए इन विभेदों व समानताओं का क्या अर्थ है इत्यादि का अध्ययन करना है। हुइटलसी 1929 के अनुसार प्रदेश किसी क्षेत्र के व्यापकीकरण अथवा सामान्यीकरण का माध्यम है। यह पृथ्वी की सतह का एक खंड है। पृथ्वी की सतह को अलग व सामान्य प्रकार के प्रदेशों में बांटना कठिन कार्य है। पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे धरातल, जलवायु, उच्चावच मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज आदि के आधार पर प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार सांस्कृतिक गुणों, धर्म, भाषा, जनसंख्या, उद्यम आदि के आधार पर प्रदेशों को विभाजित किया जा सकता है। अब देखते हैं प्रश्न का दूसरा पार्ट, प्रादेशिक परिसीमन की थीसियन बहुभुज विधि। थीसियन बहुभुज विधि का प्रतिपादन थीसियन A.H. थीसियन महोदय ने 1911 में किया था। इस विधि का प्रयोग बोग DJ बोग ने 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 67 प्रदेशों के सीमांकन के लिए किया था। इसके अंतर्गत सभी दिए गए केंद्रों को सामान्यतः समान स्तर का मान लिया जाता है तथा उनका लंबार्धक खींचा जाता है। सभी लंबार्धक को मिलाने वाली सरल रेखाएं उस क्षेत्र के चारों ओर एक बहुभुज की रचना करती हैं, जिसे उक्त प्रदेश की सीमा मान लिया जाता है। सभी दिए गए प्रदेशों को विभिन्न पदानुक्रमीय वर्गों में विभक्त करके प्रत्येक वर्ग के प्रदेशों के लिए अलग अलग आकार वाले बहुभुजों का प्रयोग भी किया जा सकता है। किसी प्रदेश के चारों ओर बनने वाले कर्णों को समान लंबाई वाला मानने से अशुद्धि रह जाती है। इस अशुद्धि को दूर करने के उद्देश्य से R.J. कोपेक ने 1963 में एक वैकल्पिक थीसियन विधि को प्रस्तावित किया। इनके अनुसार किसी प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्रों से उनकी दूरी के बराबर त्रिज्या लेकर यह वृत्तचाप बनाए जाते हैं और उन चापों या वृत्तों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मिलाकर बहुभुज की रचना की जाती है, जो उस प्रदेश की सीमा को प्रदर्शित करता है। ये थीसियन का बहुभुज विधि द्वारा प्रदेश का परिसीमन, ये डायग्राम है जिसमें सीमाएं दिखाई गई हैं और ये केंद्र दर्शाए गए हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। विश्व में जीवन प्रत्याशा के प्रादेशिक प्रतिरूप का वर्णन कीजिए और बढ़ती हुई जीवन प्रत्याशा के कारण विकासशील देशों के सम्मुख चुनौतियों को उजागर कीजिए। इसमें पहले पार्ट में क्या करना है, जीवन प्रत्याशा के प्रादेशिक प्रतिरूप का वर्णन करना है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और दूसरा पार्ट क्या हुआ, जीवन प्रत्याशा के कारण विकासशील देशों के सम्मुख चुनौतियों की चर्चा करनी है। आइए देखते हैं उत्तर। जीवन प्रत्याशा और मृत्यु दर मुख्यतः शिशु मृत्यु दर में विपरीत सहसंबंध पाया जाता है। जिस देश में मृत्यु दर ऊंची होती है वहां सामान्यतः जीवन प्रत्याशा कम पाई जाती है। जीवन प्रत्याशा जन्म के समय व्यक्ति के लिए प्रत्याशित औसत आयु को प्रदर्शित करती है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष में एक व्यक्ति के जीवन की संभावित आयु क्या होगी। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67 वर्ष आंकी गई है। विकसित और विकासशील देशों की जीवन प्रत्याशा में उच्च अंतर पाया जाता है। विकसित देशों की औसत जीवन प्रत्याशा 78 वर्ष से ऊपर है, जबकि विकासशील देशों की औसत जीवन प्रत्याशा 65 वर्ष तथा
अल्पतम विकसित देशों के लिए विश्व में जीवन प्रत्याशा का प्रादेशिक प्रतिरूप। विश्व में जीवन प्रत्याशा का प्रादेशिक प्रतिरूप निम्नलिखित है। नंबर 1, उच्च जीवन प्रत्याशा वाले देश 75 वर्ष से ऊपर। अधिकांश विकसित देशों के जीवन प्रत्याशा 75 वर्ष से ऊपर पाई जाती है, जैसे जापान, स्वीडन, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, सिंगापुर, आयरलैंड, डेनमार्क आदि देशों में जीवन प्रत्याशा अत्यंत ऊंची है। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया के अनेक देश ऐसे हैं जहां जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष से अधिक पाई जाती है। ऐसे देशों में पोलैंड, अर्जेंटीना, हंगरी, स्लोवाकिया, लीबिया, मैक्सिको, कोलंबिया, वेनेजुएला, रोमानिया, सऊदी अरब, पराग्वे, लेबनान, इक्वेडोर, श्रीलंका आदि शामिल हैं। नंबर 2, मध्यम जीवन प्रत्याशा वाले देश 60 से 70 वर्ष से कम। 60 से 70 वर्ष के मध्य की जीवन प्रत्याशा एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के बहुत से विकासशील देशों में पाई जाती है। इसमें मिस्र, थाईलैंड, ब्राजील, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, बांग्लादेश आदि शामिल हैं। इन देशों में शिशु मृत्यु दर भी मध्यम प्रकार की है। नंबर 3, निम्न जीवन प्रत्याशा वाले देश 60 वर्ष से कम। अधिकांश अफ्रीकी देशों में शिशु मृत्यु दर अधिक उच्च है, जिसके कारण जीवन प्रत्याशा 60 वर्ष से कम पाई जाती है। विश्व की न्यूनतम जीवन प्रत्याशा अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड 33 वर्ष में अंकित की गई है। निम्न जीवन प्रत्याशा वाले देशों में जिम्बाब्वे, सियरा लियोन, रुवांडा, मलावी, मोजाम्बिक, केंद्रीय अफ्रीका, जाम्बिया, अंगोला, बोत्सवाना, तंजानिया, झाइरे, बुरुंडी, चाड, केन्या, कैमरून, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका, गिनी, नाइजीरिया, टोगो, मेडागास्कर, सूडान आदि हैं। अफ्रीका के अलावा एशिया और दक्षिण अमेरिका में निम्न जीवन प्रत्याशा वाले देशों में कंबोडिया, म्यांमार, पापुआ न्यू गिनी, नेपाल आदि शामिल हैं। अब देखते हैं प्रश्न का दूसरा पार्ट। बढ़ती हुई जीवन प्रत्याशा के कारण विकासशील देशों के सामने चुनौतियां। बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाएं एवं खान पान में जागरूकता के कारण वर्तमान में विकासशील देशों के जीवन की प्रत्याशा में वृद्धि देखी जा रही है। बढ़ती जीवन प्रत्याशा एक ओर जहां देशों के लिए विकास का संकेत है, वहीं दूसरी ओर इससे कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जनसंख्या वृद्धि। विकासशील देशों नंबर 1, जनसंख्या वृद्धि। विकासशील देशों में जैसे ही स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, शिशु मृत्यु दर में गिरावट आएगी, अर्थात जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगी। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से जनसंख्या वृद्धि भी होना स्वाभाविक है। अधिकांश विकासशील देश जनांकीय संक्रमण के दूसरे चरण में हैं, जिसमें जन्म दर उच्च रहती है किंतु मृत्यु दर तेजी से गिरती है। फलतः जो भी विकास होता है वह तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण निष्क्रिय हो जाता है। इतनी बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण विकासशील देशों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। नंबर 2, बेरोजगारी। विकासशील देशों में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से रोजगार के सीमित अवसरों के कारण बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। इन देशों में अधिकांश श्रमिक प्राथमिक व्यवसायों में लगे हुए हैं और आर्थिक विकास में द्वितीय एवं तृतीय व्यवसायों का योगदान अपेक्षाकृत कम होता है। अतः बहुत से श्रमिकों को केवल अल्प रोजगार ही मिलता है। शिक्षा तथा प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था के अभाव में श्रमिक उचित दक्षता प्राप्त नहीं कर पाते और अच्छा रोजगार पाने में असफल रहते हैं। श्रमिक बड़ी संख्या में नगरों की ओर प्रवास करते हैं, जिससे नगरों में उपलब्ध सार्वजनिक सुविधाओं पर दबाव बढ़ता है। नंबर 3, कुपोषण तथा भुखमरी। विकासशील देशों में अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और कृषि पर आश्रित रहते हैं। कृषि मुख्यतः प्राकृतिक कारकों तापमान, मृदा, वर्षा, मृदा पर निर्भर है, जिससे कुल उत्पादकता तथा प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम हो जाती है। इन सभी कारकों से खाद्यान्नों की कमी हो जाती है और लोग भुखमरी का शिकार हो जाते हैं। अच्छी फसल हो जाने पर भी लोग पौष्टिक आहार नहीं मिलता और लोग कुपोषण से पीड़ित रहते हैं।
अफ्रीका, एशिया, मध्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका में करोड़ों की संख्या में लोग भुखमरी का शिकार हैं। नंबर 4, वृद्धजनों की संख्या में वृद्धि तथा संबंधित समस्याएं। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होने से अनेक लोग 60 वर्ष की आयु पर सक्रिय कार्य से सेवानिवृत्त होकर कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित हो जाते हैं। वृद्धों की संख्या अधिक होने से देश की अर्थव्यवस्था पर भार बढ़ता है। पेंशन की व्यवस्था तथा अन्य सुविधाएं जैसे वृद्ध व्यक्तियों के लिए विशेष अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाएं देश के लिए वित्तीय समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं। नंबर 4, अल्प कार्यबल। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होने से उद्योगों में कार्यबल की कमी होती है। विकासशील देशों में शिक्षा में सुधार होने से बच्चे स्कूल में बड़ी आयु तक अध्ययन करते हैं और श्रम बल के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। शिक्षा का स्तर ऊंचा होने के कारण कुशल श्रमिकों की अपेक्षा अकुशल श्रमिकों का अभाव अधिक रहता है। क्योंकि अधिकांश श्रमिक कुशल होंगे और कार्यबल अपेक्षाकृत कम होगा। इस प्रकार बढ़ती हुई जीवन प्रत्याशा विकासशील देशों में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ओर यह किसी देश के विकास का संकेत है तो दूसरी ओर इससे चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं। अतः विकासशील देशों को इन चुनौतियों से निपटने के प्रयास भी करने चाहिए। अब आगे के प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे।